everybody. Today we are going to start with a very new chapter, and that is ठीक है। तो अब आपका एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, अर्लियर दिस एंटायर पोर्शन वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। ठीक है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का ही एक पोर्शन था। सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 123 तक वहां पे गायब है। ठीक है, सेक्शन 76 से लेकर, राइट, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक पहले ये चीज वहीं पर इनकलकेटेड थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां से है और इतना पोर्शन निकाल के आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, सो 1930 में ये चीज एक सेपरेट एक्ट की तरह पास की गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ना आप देख सकते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि अगर आपको सिर्फ ऊपर जरा सा समझना है कि भाई इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या बात की जा सकती है, इसके अंदर बात की जा सकती है कि किसी भी गुड्स का सेल, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनसे जुड़े क्या नियम हमें दिए गए हैं, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स से जुड़े क्या नियम हैं? ओके, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट डील्स विथ सेल ऑफ गुड्स, उससे जुड़े क्या क्या नियम है, अब हम लोग उसको अपने पास यहां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस एक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप ये समझो कि सेल का मतलब क्या है और गुड्स का मतलब क्या है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स समझने के लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है कि मैम एक्चुअली में सेल किसे कहेंगे और गुड्स किसे कहेंगे। तो क्या इतना सिर्फ समझने से चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, मतलब इससे जुड़े जितने भी नियम है हमें वो समझने। ठीक है, तो टू बिगिन विथ लेट्स जस्ट रीड द इंट्रोडक्शन। The law relating to sale or purchase of goods was dealt with Indian Contract Act 1872. सब कुछ पहले Indian Contract Act का ही पार्ट था, लेकिन during the year 1930 section 76 से 123 of the Indian Contract Act was repealed. A separate act, that is Sale of Goods Act 1930, was passed. The Sale of Goods Act 1930 lays down the special provisions governing the contract of sale of goods. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। ओके, पहले तो आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक वगैरह पढ़े और उसके बाद आपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है, और एजेंसी। ठीक है, ये 5 आपने स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स भी उसी का पार्ट था, लेकिन अभी इसको निकाल के 1930 में इसको अलग से एक एक्ट की तरह पास किया गया। ठीक है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 lays down the special provision governing the contract of sale of goods. The provision of the Indian Contract Act are also applicable to the contract of sale of goods. ठीक है, unless they are inconsistent with the express provision of the sale of goods act. यानी कि एक बात तो तय है कि अगर ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो बेसिक प्रोविजंस दैट रिलेट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो पूरे के पूरे उठ के इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो? ठीक है, एक्चुअल में तो आप यहाँ पे यही पढ़ने वाले हो, करेक्ट। तो इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी को उठा के एक अलग एक्ट की तरह पास कर दिया। तो यहाँ पे इट इज स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने नियम होते हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। यानी अलग से आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत नहीं है कि एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, उसमें एक कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल लीगल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि लीगल रिलेशनशिप बनाने की बात होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो बेसिक्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठ के ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें अलग से ऐसे इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी इतनी तो बेसिक बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी कि मैम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स है तो ऑफ कोर्स इस पे कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक्स हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे था कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या मैम माइनर को गुड्स नहीं बेच सकते? बेटा माइनर को गुड्स बेच सकते हो, लेकिन आगे जो नियम है, ठीक है, आप क्या उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो कि नहीं, ये सब भी तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, सो दोज थिंग्स जो वहां पे सर्टन है उसको हम अलग से यहाँ पे आके नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीजें वहां पे सर्टन नहीं थी, यानी कि सेल ऑफ गुड्स के बारे में हमने स्पेसिफिकली वहां पे नहीं पढ़ा था, कब हम कहेंगे कि दिस इज अ सेल, ठीक है, कब हम कहेंगे दिस इज अ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, किसका रिस्क है, किसका नुकसान लगना चाहिए, कौन किसे कॉम्पनसेट करेगा, ये सारी चीजें हम टिपिकली यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अलग से अब आके ये नहीं पढ़ेंगे कि ल्यूनेटिक के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी नेसेसिटीज के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी उस बात का पेमेंट करेगी। तो ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो, तो ये तो आपको पता ही है ना। चलो, now applicability, this act extends to whole of India. Okay, this act extends to whole of India. Now effective date, this act came into force on 8 July 1930. Important definitions. Now we are moving to the most important part of the chapter, and that is definitions. Now why are definitions the most important part? We must be having a lot of important discussions to be discussed, है कि नहीं? हमारे पास तो पूरे चैप्टर में बहुत सी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी। आप डेफिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? डेफिनेशन को इसलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन से आपको ये समझ में आता है कि आपको आगे उस मुद्दे पे बढ़ना है भी या नहीं। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको ये बताऊं ही ना कि माइनर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ माइनर, ठीक है, कि 18 साल से नीचे माइनर, 18 साल से ऊपर मेजर, ठीक है, यानी कि नॉट माइनर, और तुम पूरा माइनर से रिलेटेड जहान भर की चीज पढ़ लो, ठीक है, और तुम्हें यही नहीं पता कि माइनर क्या होता है, तो बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, उस पूरे जहान भर के प्रोविजन को पढ़ना या एक ये बात जानना कि भाई माइनर होता क्या है? जब तुम्हें ये पता होगा कि माइनर क्या होता है, तब तो जो तुमने उसके आगे प्रोविजन पढ़ा वो तुम्हें समझ में आएगा ना कि भाई 18 साल से नीचे वाले बच्चे के साथ ये सारे प्रोविजंस का कोई संबंध ही नहीं है, और 18 साल के ऊपर के बच्चे के साथ इन सब चीजों का संबंध है। इसीलिए ये जो डेफिनेशंस है यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन, ठीक है, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों की जब हम लोग डेफिनेशन को डील करेंगे तो एक्चुअली जहां जहां ये टर्म्स यूज होंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना, गुड्स, पहले हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स की। आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिखने का भी समय देंगी, बट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रेफर योर बुक, बट यस इट्स बेटर अगर आप साथ साथ मेरे साथ यहाँ अपने पास यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स कुछ बना लो। तो देखो गुड्स लेमैन क्या समझते हैं, सामान, ठीक है, अकाउंटेंसी में मैम बहुत मेहनत करके ये रटाया गया था कि गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स रीसेलेबल स्टॉक को कहते हैं, राइट, यानी अगर कोई पर्सन फर्नीचर का धंधा कर रहा है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, लेकिन किसी और के लिए फर्नीचर है। तो बहुत मेहनत करके अकाउंटेंसी में ये बात रटाई गई थी हम लोगों को, क्या कि गुड्स किसी के लिए भी क्या होते हैं जिसमें वो डील करता है। लेकिन अब आप अकाउंटेंसी की अपनी उस डेफिनेशन को थोड़ा सा साइड रखिए, ठीक है, आप लॉ में मेरे साथ एक फ्रेश डेफिनेशन को समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स में आप वो भाषा समझिए, यहाँ पे ये भाषा समझिए, ठीक है। अब देखो गुड्स का क्या मतलब है, सामान। अब पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, ठीक है। अब देखो अभी हम
लॉ की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। सामान दो तरीके का हो सकता है, राइट? इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल, ठीक है? इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी मूवेबल। मूवेबल का मतलब चलायमान या ठीक है। तो इमूवेबल वो चीजें होती हैं जो कि ग्राउंड से सेपरेट करके अलग से नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। मूवेबल हो गया सब कुछ जो क्या मूव किया जा सकता है, फर्नीचर, ये माइक, ये पेन, ठीक है, कैमरा, समझ में आ रहा है, टेबल, एनीथिंग, दीज कैन बी मूव्ड। बिल्डिंग, कैन इट बी मूव्ड? क्या बिल्डिंग मूव की जा सकती है? नहीं, बिल्डिंग एक जगह जहां खड़ी हो गई सो खड़ी हो गई, ठीक है। लैंड, क्या आप लैंड मूव कर सकते हो? अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे यही खेत शहर के बीचों बीच मेरे घर के बगल में चाहिए, क्या ये आ सकता है? नहीं, ठीक है। तो वो क्या है? लैंड इमूवेबल, बिल्डिंग इमूवेबल। कार क्या मूवेबल है? इमूवेबल, मूवेबल। शिप मूवेबल, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि वो एक जगह ही खड़ी हो जाती है, ठीक है। बताओ, इलेक्ट्रिक पोल मूवेबल है या इमूवेबल? मूवेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बारी आती है कुछ ऐसी चीजों की कि जिन्हें क्या हम जमीन से अलग करके चला सकते हैं, वो मैम मूवेबल होंगी या इमूवेबल होंगी, ठीक है। तो अब इंडिया में क्या है, मूवेबल के लिए और इमूवेबल के लिए, इमूवेबल के लिए अलग से एक एक्ट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, जहां पे अलग से सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, उसकी खरीद बिक्री के बारे में बात की गई है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, ओके। सो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में आपके सिर्फ इसके बारे में बात की गई है। आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसके बारे में बात की गई है, ओके। अब तो मूवेबल, आपका सारा ही गुड्स मूवेबल हो गया, एवरीथिंग। क्या लॉ को अलग से लिखने की जरूरत थी एक एक चीज के बारे में? पंखा, कुर्सी, फर्नीचर, टेबल, रिमोट, डस्टर, गाड़ी, शिप, क्या लॉ को एक एक शब्द लिखने की जरूरत थी? नहीं। लॉ ने क्या किया? लॉ ने कहा कि भाई जितनी चीजें मूवेबल है वो गुड्स हैं, ठीक है। फिर लॉ ने कहा कि ठीक है, कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं, उनको मैं इंक्लूड्स करके लिख देता हूं। क्या भाई? क्रॉप्स, टिम्बर, ठीक है, एंड